तो बीजेपी में चल क्या रहा है? आप कहेंगे कि सब तो यूपी का ही जिक्र कर रहे हैं, आप पूरे समूचे बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी तक सीमित नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है और पूरी बीजेपी में चल रहा है। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अब खबरें यह तक हैं कि करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली और बैठक के बाद हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष ने ली। खबरें इस बात की भी हैं कि भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात के बाद अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, मगर बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं और फिर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे कि खेल कहां तक बढ़ चुका है। मगर सवाल यह कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि मुलाकातों का दौर है और यूपी की सियासत किस और है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई केशव के पीछे कोई और है? और दिल्ली से लखनऊ तक सब मौन है। और हकीकत यह भी है कि बीजेपी में सियासी कलेश है और मजे ले रहे अखिलेश हैं। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर इतनी है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बैठक हुई। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी की यह बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में डिप्टी सीएम नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक। और दिल्ली में पीएम से मुलाकात हो रही थी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। लेकिन इस सारे सवालों के बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया। कहा कि 2027 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में 2017 दोहराएंगे। और वहीं अखिलेश यादव सियासी निशाने साध रहे हैं, ये कहते हुए कि बीजेपी की लड़ाई से शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में है। ये उनका ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर। कहां? जो उत्तर प्रदेश का ही कभी हिस्सा था, उत्तराखंड। कहानी सिर्फ आप उत्तर प्रदेश तक ही देख पा रहे हैं, अब इसके बाहर आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में भी बीजेपी में टेंशन दिखाई दे रही है। जानते हैं क्यों? दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान आए। एक है तीरथ सिंह रावत, पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब सियासी कद देखिए, वो सियासी कद उनका, और वो कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जमीन मत छोड़ो, कार्यकर्ताओं को मत भूलो। बीजेपी नेता नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कोई बड़ा आदमी नहीं है। आज तुम हो तो कल कोई और होगा। यह बयानों की कहानी है। अब आज तुम हो कल कोई और होगा, ये किसको कह रहे हैं? और अपने फैसलों को थोपो मत, ये बात किसको कह रहे हैं? तीरथ सिंह रावत। मंचों से ये बयान आ रहे हैं और बीजेपी के बड़े चेहरे ये बयान दे रहे हैं। ऐसे में सियासी सवाल उठना लाजमी है कि तीरथ सिंह रावत आखिरकार कह किसको रहे हैं और क्यों कह रहे हैं।
और संदेश किसको देना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी मंच पर कई दिग्गज मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो ये आप तीरथ का बयान देख रहे हैं कि जमीन मत छोड़ो, कार्यकर्ताओं को मत भूलो, बीजेपी नेता नहीं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जो अभी बयान आप देख रहे थे। और फिर ठीक उसके बाद विजय बहुगुणा का बयान, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात कही। वैसे उनके बयान में कुछ ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली बातें ज्यादा थी, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प कही। हम लोगों को लगता था चुनाव बड़ा आसान है, विजय बहुगुणा कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, 100% काम नहीं किया हमने, ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद विजय बहुगुणा कहते हैं कि छोटे मोटे झटके तो आते रहते हैं भूकंप के उत्तराखंड में। पता है क्यों कह रहे हो? वो इसलिए कह रहे हैं कि 2 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव हार गई। फिर उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्होंने ये कहा कि अब क्योंकि अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ मत हारना। मतलब समझ रहे हैं आप? पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं केदारनाथ मत हारना, केदारनाथ जीतने के लिए जी जान लगा देना, क्योंकि विपक्ष अयोध्या जीत को लेकर नैरेटिव सेट कर चुका है, विजय बहुगुणा कह रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बहुगुणा का बयान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अयोध्या जीतने के बाद राहुल गांधी अपने बगल में बिठा रहे हैं जो चुनाव जीता है प्रत्याशी, और केदारनाथ की जीत उससे एक छवि बनेगी। केदारनाथ के लिए बड़ा सोच समझकर उम्मीदवार तय कीजिएगा। हर पोलिंग बूथ को युद्ध की तरह लड़ना है। अब सोचिए, एक उपचुनाव है, सिर्फ महज एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन वो सीट है केदारनाथ। और विजय बहुगुणा कह रहे हैं हर पोलिंग बूथ को युद्ध की तरह लड़ना है, और तब बद्रीनाथ का सम्मान हमारा वापिस आएगा। मतलब वापिस तभी सम्मान आएगा जब बद्रीनाथ का, जो कि चुनाव हार गए, बहुगुणा कह रहे हैं इसलिए जरूरी है, बद्रीनाथ का सम्मान तभी हमारा वापिस आएगा जब हम केदारनाथ जीतेंगे। यानी अयोध्या, बद्रीनाथ और केदारनाथ, विजय बहुगुणा कह रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अजीत पवार, एक और किरदार सियासत के। अजीत पवार बीजेपी के अलायंस पार्टनर, यानी आप एनडीए का हिस्सा कह लीजिए। अजीत पवार का जिक्र इसलिए क्योंकि खबर यह है कि आरएसएस शायद उनसे नाराज है, क्योंकि आरएसएस की पत्रिका है विवेक, उसमें छपा है कि अजीत पवार से, गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे थे, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए था। एनसीपी के आने के बाद अंदरूनी विरोध, यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब ऐसे में मोर्चा खुद देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के चाणक्य और पार्टी के अध्यक्ष यानी कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, तीनों ने कमान संभाल ली है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि यह घमासान सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत तक सीमित नहीं है। अब बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी इस पूरे बवाल को? कुछ बयान अलग अलग नेताओं के, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम। शासन कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, गरीब को आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। सबसे पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो, एक बार बता मत भूलो, जमीन मत छोड़ो, जमीन ये है। हम किसी के अगर पे कहीं 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 हो रही हो। अगला कार्यक्रम होगा केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद। कठिन चुनाव है, कठिन चुनाव है, कठिन चुनाव है, आसान मत समझना। और केदारनाथ से कौन जुड़ा है? मोदी जी जुड़े हैं। केदारनाथ से कौन जुड़ा है? देश की आस्था जुड़ी है। एक अयोध्या की सीट जीत गए और वो उस नेता को हर जगह घुमा रहे हैं, पूरे भारत में घुमा रहे हैं। और राहुल गांधी उसको बगल में बैठाए हैं अपने, पता नहीं राहुल जी उसका नाम भी जानते कि नहीं जानते, लेकिन बगल में बैठाए। केदारनाथ की सीट जो हमारा व्यक्ति जीतेगा वो देश भर में जाके बताएगा, उसकी छवि बन जाएगी। और मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, पार्टी से अनुरोध करूंगा कि बड़ा सोच समझ के उम्मीदवार तय कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके लोगों का संचालन दीजिएगा और हर पोलिंग बूथ को युद्ध की तरह लड़ना, तब जाकर के हम अपना बद्रीनाथ का सम्मान वापस लाएंगे। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज के लिए है, लेकिन कहना नहीं चाहिए इसमें हमारे अधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पूरे क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। सभी को सभासद को कम से कम बुलाना चाहिए, लेकिन सभासद को सूचना देने का किसी भी तरह से कोई ये नहीं किया गया, ये बहुत गलत बात है। आज विंध्याचल में कार्यक्रम हुआ, मुझे कहने में कोई गुजार नहीं है, अधिकारी लोग इस समय मिर्जापुर के तो ये बीजेपी नेताओं के बयान आप सुन रहे थे। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। राजेश सिंह जी है बीजेपी के चेहरे, राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और निपुण जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मामला लंबा था, विश्लेषण थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मामला भी बड़ा था। खैर, लेकिन शुरुआत आपसे करूंगा राजेश जी। अब आप कहेंगे हमारे घर का मामला है, लेकिन बात घर तक रहती तो ठीक था। नहीं, वो एक डायलॉग है ना, एक कार्यक्रम आता था, पता नहीं आता नहीं आता आजकल, उसमें वो एक डायलॉग है, कुछ तो गड़बड़ है राजेश जी, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तिलक जी, आपको क्या गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है? मैंने तो दिखा दिया। गड़बड़ नहीं दिख रहा। नहीं, हमें तो कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये तो जो आप लोगों के कल्पना की उड़ान है उसमें लग रहा होगा कि गड़बड़ है। भाई ये तो हमारा जो मीटिंग होती है, जो समीक्षा होती है, मंथन होती है, चिंतन होती है, तो लगातार होती रहती है। हाँ, तो ठीक उस चिंतन को, जैसे संडे को चिंतन हुआ, मंथन हुआ, और फिर उसके बाद मंगलवार को एकाएक फिर जरूरत पड़ गई, अब तलब किए गए, बुलाया गया, या गुलदस्ता देने का मन किया तो आ गए डिप्टी सीएम, ऐसा ही हुआ कुछ? अरे नहीं, हमारे यहाँ तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मिलते ही रहते हैं। अच्छा, लगातार मिलते हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ। तो रायता फैल चुका है या समेट लिया गया है? नहीं, कोई रायता ही नहीं है तो कहां से फैलेगा और कहां से समेटा जाएगा? हाँ,
ये तो जो बैठक होती है, जो चिंतन होती है, मंथन होती है, ये तो लगातार हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हाँ। जिसमें संगठन है, कोई परिवारवादी पार्टी तो ये लोकतांत्रिक पार्टी में इससे पहले ऐसे स्वर नहीं सुनाई दिए। आपके एक एक करके एक नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए तिलक जी, अब हो सकता है आपको मालूम ना हो, मीडिया को न मालूम है, तो मैं आपको बता दूं कि 1966 में भोपाल अधिवेशन में हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पार्टी में एक ही पद जो है जो स्थिर होता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम आपकी पार्टी का जन्म कब हुआ था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आपकी पार्टी का जन्म कब हुआ। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके आप 1966 की बात मुझे बता रहे हैं। तो जनसंघ नहीं था क्या? जनसंघ तो भारतीय जनता पार्टी बनी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मालूम है, हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1966 में कहा था, उसी बात को दोहराया जो है, हाँ। 1977 में श्री अनावती आडवाणी जी ने कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कोई पद स्थायी नहीं होता है। हाँ। कार्यकर्ता का पद छोड़ करके हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं। तो ये बार बार ये बात क्यों कही जा रही है कि संगठन बड़ा है और सरकार का हिस्सा तो वो खुद है 2017 से। नहीं, तो मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी ये संगठनात्मक पार्टी है। ये केशव मौर्य जी केवल पहली बार थोड़ी बोले हैं, इस बात को तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते तो चले आ रहे थे। दिल्ली क्यों तरह किया गया उनको? कर रहे थे, उसके बाद आदरणीय मुरली मनोहर। अच्छा, तो पार्टी अध्यक्ष का उनसे मुलाकात का मन क्यों हुआ फिर? नहीं, तो लगातार मुलाकात होती रहती है हमारे यहाँ। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हमेशा कुछ लोगों को डायरेक्शन देता रहता है। राज शर्मा जी वो कह रहे हैं हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। पता नहीं आप लोग आपको क्यों टेंशन हो रही है? एक मिनट राज, अभी रुकिए ना सर, अभी तो एक एक करके पूरी कहानी आएगी, रुकिए। राज शर्मा जी वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसका मन जो चाहे वो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक पार्टी थोड़ी ना है। राज जी को ऑडियो प्लीज। राज जी वो कुछ म्यूट अनम्यूट का मामला हो गया ये। हाँ, खुद म्यूट कर रखा है, बाद में बोलेंगे कि मैंने म्यूट कर दिया हो, जैसे आप लोग सदन में बोलते हैं। कभी नहीं कहता, आपके चैनल में सबसे अच्छा लगता है आप किसी को म्यूट नहीं करते हो। अब मैं एक बात कह रहा कि अभी आप ही ने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इससे आगे चलता हूं, कुछ तो लोचा है। दूसरी बात, अभी राजेश भाई कह रहे थे आपको कैसे पता चला, तो राजेश भाई आपको एक चीज बता दूं, गड़बड़ी पता नहीं चलती, लोचा पता नहीं चलता, उसका एहसास होता है। तो पब्लिक को एहसास हो रहा है, और आप अगर झूठ बोलोगे ये भी एक एहसास पब्लिक की तरफ जा रहा है। बाकी अब तिलक भाई ने कहा आपको क्या टेंशन। अच्छा ये बताइए तिलक भाई, हमें क्या लेना देना कि मौर्य जी की और योगी जी की नहीं पटती, पाठक जी और मौर्य जी की नहीं पटती, आपस में डिप्टी दोनों चीफ मिनिस्टर की नहीं पटती कि इन्हों हटाओ तो मैं बनूंगा चीफ मिनिस्टर, मुझे क्या लेना। अमित शाह जी ने लगा रखा है गवर्नर को योगी जी के पीछे, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो उपचुनाव में अपने गठबंधन की 10 की 10 सीटें जिताने के लिए प्रयास करना है, हमें प्रदेश को बचाना है। आपकी बीमारी जो पार्टी की थी वो बीजेपी में आ गई? नहीं हमारी इनका और हमारा कंपैरिजन है ही नहीं भाई। नहीं, आपके यहाँ तो सीधा हाथापाई वाली बात होती है। ना हमारे यहाँ हर को बोलने की है। अब आपने मेरे प्रदेश कार्यालय में देखिए आपके यहाँ, मैं कहता हूँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं, हर बात का जवाब दूंगा आपको, चिंता ना करिए, सारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बैठा हूँ, मुतमईन रहिएगा। हाँ। आप ये बताइए, हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, इनके यहाँ किसी को बोलने का अधिकार नहीं। और गांव की एक कहावत है। अच्छा, आपने कहा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो गहलोत जी वाला टेप का जो मामला था वो कहाँ है आजकल? अभी पूछ के बता दूंगा, परसों बुलाओगे तो। आज परसों बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे वो यार सचिन पायलट और गहलोत जी वाला ना, मैं परसों बता दूंगा, मैं झूठ कोई बोलूंगा ना, झूठ नहीं बोलिएगा, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। नहीं, अब ठीक है आपकी बात, वो आपने कहा हमारे यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होती, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात आगे सुन लीजिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ राजेश भाई, आप जनता के सामने अपना इकबाल खो चुके हो, इस बात को मानो भी। देखिए, जब सरकार इन्होंने बना ली, इकबाल कैसे खो गए?
अरे सरकार कैसे बना ली, इधर सुन लीजिए आप। हाँ। एक जो अच्छा इंजीनियर सर्विस करता है उससे अच्छा भिंड मुरैना के डकैत रहते हैं, तो हम क्या हर एक को डकैत बना दें? एक टीचर अच्छी कम तनख्वाह पाके जीवित साधारण रहता है। 1984 के बाद से कांग्रेस को क्या 272 सीटें आई कभी? नहीं, 272 किसकी आ गई? नहीं तो हमने बीजेपी सरकार तो तो इससे चलाई पहले 2014 और अच्छा, सुन लीजिए 19 में लेकर आई ना। ईमान से आप बताएंगे, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने भी यूपीए की सरकार चलाई 2 टर्म की, है अल्पमत की सरकार हमने चलाई, आप मुझे बता दीजिएगा जिस तरह से भगावत ये ज्वालामुखी फूट रहा है, ऐसा मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं फूटा। सिकवे होते हैं। कैसा ज्वालामुखी? हो तो सरकार चला रहे हैं साहब। भाई साहब सरकार चला रहे हैं जी। अरे जिस बस का कंडक्टर और ड्राइवर में ना पटे, उसमें 4 लोग रिस्की होते हैं, कंडक्टर का जीवन भी, ड्राइवर का जीवन भी, बस का जीवन भी, और उसमें बैठे यात्रियों का जीवन भी। बस इसलिए इनकी लड़ाई, बस चल रही है, बस में बैठे हुए यात्री सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, ना कंडक्टर को समस्या ना ड्राइवर को समस्या। अच्छा, आप क्यों एक्सीडेंट करवाने पे तुले? मुझे लग रहा है इसका एहसास नहीं हो रहा, हो तो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आप बहुत होशियार पत्रकार है। आपको जिसने हल्के में लिया वो घुटने तक तो डूबेगा, मैं तो हल्के में नहीं लेता। नहीं, मैं आपको क्यों इस तरह से आप कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछे, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप इस बात आपका पूछने के अधिकार में बैठे हो। मगर बस एक बात जरूर कहूंगा, मैं आपको कहने की स्वतंत्रता है, क्वेश्चन कहने की स्वतंत्रता है, मुझे जवाब देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं वो जवाब नहीं कहूंगा जो आप चाहते हो, मैं वो नहीं कहूंगा जो राजेश भाई चाहते हैं। नहीं राज शर्मा जी, आप इतने काबिल प्रवक्ता है, मैं आपसे उगलवा थोड़ा ना लूंगा जो मैं चाहता हूं। अरे नहीं, आप अरे जो आपको समझ गया ना वो प्रवक्ता भी सक्सेस होगा, सच्ची बोल रहा हूं। मतलब जवाब नहीं देना आपको? नहीं, मैं तो जवाब आपके हिसाब से दूं, कॉपी आप जांचो, ठीक, जवाब भी आप जनता को जांचने दीजिए सर, जनता जांच लेगी जल्दी से। राकेश जी वो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ गया है और आप कह रहे हैं सब कुछ दिक्कत नहीं है। फिर रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, निपुट जा रहा हूं आपके पास, जल्दी से जवाब। नहीं देखिए चावला जी, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि लोचा जानते हैं किसको कहते हैं? अभी एक मीटिंग थी कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जो है उनको बोला कि इसको जूता मार के बाहर करो। ये होता है लोचा। लोचा जानते हैं कब हुआ था शर्मा जी? जब आपके जो है सीताराम केसरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनको धोती छोड़ करके मीटिंग से भागना पड़ा था। अच्छा, मैंने कोई आपकी हरकत गिनाई? तो मैंने आपके कोई कुकर्म गिनाए? वही तो आप बेवजह की बातें कर रहे हो, इधर की चल उधर की चल, बोल अपने मन। पब्लिक अच्छा राजेश भाई, आज डायरी कौन सी लाए? डायरी कौन सी लाए? आजकल का न्यूज में आपको बता रहा हूँ। राजेश भाई मैं सुन लूंगा, आप बताओ डायरी कौन सी लाई? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को बोल रही कि जूता मार के बाहर करो इनको। कौन है बताओ? बोलते हैं लोचा। दिखाओ और ये ऑडियो दिखाओ, दिखाओ ऑडियो दिखाओ, पब्लिक डोमेन में दिखाओ। अरे भाई दिखाओ उसको गाने आपको गूगल की बीमारी है, दिखाओ। अरे आप दिखाओ, आप गूगल में दिखाओ। अरे गूगल देख लो। अच्छा, हमारे यहाँ फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी है, और मैं फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी है, फ्रेंड को फोन कर लो, फ्रेंड को फोन कर लो। शर्मा जी मैंने नहीं सुना, चावला साहब को मालूम? अरे मैंने नहीं सुना बेचारे को। अरे यार आप मुझे भाई दिखा दोगे, मैं मान जाऊंगा। अपना धोती छोड़ करके भागना पड़ा मीटिंग। अरे आप मुझे दिखाओगे नहीं? उस समय ऐसी थी फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी है, राजीव गांधी के जमाने में, फोनो फ्रेंड कर लो। नमस्कार ही नहीं करता था अरे बताओ, तो कुर्सियां बदल जाया करती। अरे फोनो फ्रेंड को बताओ। इस देश में अभी तो मक्खन सूखा भी नहीं, में जानकारी अभी तो 2 दिन हुए हैं, की बात है। तीनों लड़ रहे थे जैसे मुर्गे के चाकू बांधते हैं, लड़ाकू मुर्गे के, वैसे आपके हाथों में चाकू बांध देते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्लीज, बहुत देर से वेट कर रहे हैं रविंद्र जी और निपुण जी। रविंद्र जी, इनके घर में चलिए आपके मुताबिक सियासी कलेश चल रहा है, तो मजे अखिलेश क्यों ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे जो क्लेश चल रहा है, ये क्लेश नहीं है, इनकी परंपरा है और आज से नहीं है, 1924 से है। और अगर भारतीय जनसंघ को देखें तो जो संस्थापक थे इनके,
संस्थापक में 3 लोग प्रमुख थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज महाधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक। तो ये चाल चरित्र चेहरा चिंतन वाली लोकतांत्रिक पार्टी जब चिंतन और बैठक करती है तो प्रोफेसर बलराज माधोक किनारे हो जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को छोड़ दिया जाता है, ठीक। नानाजी देशमुख को बाहर कर दिया जाता है, के गोविंदाचार्य जी को बाहर कर दिया जाता है, ठीक। कल्याण सिंह जी बाहर हो जाते हैं। इसी क्रम में उमा भारती जी, संजय भाई जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी बाहर हो जाते। तो इनकी परंपरा है ये, तो इनकी परंपरा है तो मजा तो लेंगे। परंपरा से कुछ याद आया, बुरा तो नहीं मानोगे? ना ना बिल्कुल नहीं। किसी ने अपने बाप से मंच से माइक छीना था क्या? हाँ, इनमें से लिया था। इतिहास में 2 ही बार हुआ चौला साहब। बाप नहीं कह जाएगा, वो पिता कहा जाएगा। हाँ, मतलब पिताजी कह लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बाप तो बाप ही है, जो पिता पिता बोल लीजिए, फादर फादर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पिताजी से उन्होंने माइक लिया था? नहीं लिया था या छीना था? छीना नहीं था, लिया था अपने पिताजी से माइक। पिताजी से माइक लिया था। और चाचा? और जिस कारण से लिया था, मैं चाचा पे बता रहा हूँ, जिस कारण से लिया था, हाँ। उस कारण को आज उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखाया। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी पार्टी बना के दिखा दिया उन्होंने। ठीक है। चाचा जी पे आ जाते हैं। हाँ। परिवार में मतभेद स्वाभाविक है, चाहे प्रभु श्री राम का परिवार रहा हो तो करो पांडव का परिवार रहा हो, लेकिन हम एक साथ, बहुत अच्छी, लेकिन हम एक साथ हैं। आपने कहा आपके परिवार में मतभेद चलेंगे, उनके परिवार में मतभेद नहीं चलेंगे, जहां पे वो खुलकर कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं, ये तो कहते हैं परिवारवादी है ही नहीं, तो फिर नहीं, तो वो लिखते हैं ना, वो तो कहते हैं मोदी का परिवार है हम। और उसमें वो कहते हैं कि आपके घर में अगर परिवार में 4 बर्तन खटकेंगे तो आप कहते हो ये मतभेद है, उनके यहाँ अगर खटके और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो आप कहते हो विवाद है। ये कैसे सर? नहीं, हमने विवाद कहा नहीं, हमने कहा ये तो परंपरा है इनकी, ये परंपरा कायम रहेगी, आगे भी कायम रहेगी ये परंपरा। अच्छा, यानी ऐसे विवाद इनके वहां नहीं आते, इनके यहाँ परंपरा होती है। मतलब सर यही तो सवाल उठता ना कि अगर आप किसी के तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां तो अपनी तरफ आ जाती हैं। अभी राकेश जी शुरू होंगे, आपके पूरे घटनाक्रम का चीरहरण कर देंगे। अरे कर देंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग हो, जब शाखा में 9 साल 8 साल के जाते हैं, हाँ। तो यही ट्रेनिंग जाती है कि चरित्र हरण करिए, शिकायत करिए। तो ये इनके जो ट्रेनिंग आरएसएस देती है उसी के कारण। ओके, निपुण जी क्या वाकई में सब कुछ वैसा ही है जैसा राजेश जी कह रहे हैं, या वैसा है जैसे राज जी और रविंद्र जी कह रहे हैं? देखिए, लगी प्रश्न आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और देखिए, जब हम देखते हैं तीनों ही पार्टी की मैं बात सुन रहा था, और तीनों ही पार्टियों की अगर आप कार्यशैली को देखें और इतिहास को देखें, आपने एक बात देखी होगी कि एक शालीनता के साथ, ठीक है, बयानबाजी आ रही है, मंचों पे लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने नाम लिया किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का? एक मैसेज देने का प्रयास है कि आपको कार्यकर्ता पे ध्यान देना चाहिए। इशारों बात हो रही है, शालीनता से बात हो रही है। कोई इस प्रकार की लड़ाई आपको देखने को मिली कि जिसका आप कह सकें कि किसी नेता के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन हम जब और पार्टियों के इतिहास देखते हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, रविंद्र जी अभी बता रहे थे कि हमें वो भी याद है कि जब मुलायम सिंह यादव जी से जब पार्टी छीनी गई, माइक छीनने की तो बहुत छोटी घटना थी, तो मुलायम सिंह यादव जी खुद चुनाव में जाके बोले थे कि मुझे पार्टी मेरी चाहिए। साइकिल का चुनाव जिनको लेकर झगड़े हुए थे, और ये पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा था। चाचा के साथ झगड़ा हुआ वो एक अलग मैटर है, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार का झगड़ा, और जो उन्होंने तर्क दिया कि जो सपा पार्टी तो झगड़े हुए थे तो आज सपा से बड़ी पार्टी बनी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी के समय बीजेपी की स्थिति क्या थी, और मोदी जी ने अगर उनको सबको साइडलाइन किया, अगर इनके तर्क के अकॉर्डिंग मानते हैं तो बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में गई मोदी जी कार्यकाल में। तो ये तर्क नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, हर परिवार में विवाद होते हैं, हर परिवार में नहीं। रविंद्र जी जैसे कह रहे थे ना कि ये तो मतभेद है, हमारा परिवार है, तो मतभेद तो दूर हो गए। हाँ, तो मतलब बीजेपी के घर में मतभेद नहीं है, विवाद है। नहीं, देखिए, जब हमने विवाद कहते हैं, मतभेद तो होता ही किसी पार्टी में। विवाद किस प्रकार से? विवाद अब जब सामने चीजें आ जाए, झंडे खड़े दल अलग बना लें, तब हम विवाद की बात कह सकते हैं। ठीक, रविंद्र जी जवाब दीजिए निपुण जी के बात का। निपुण जी ने पार्टी छीनने की बात कही। 1977 में जब भारतीय जनसंघ हमारे साथ अपना विलय कर देता है और फिर हमसे अलग होके जाता है दोहरी संस्था के आधार पे, तो प्रोफेसर बलराज माधोक कहते हैं कि हम भारतीय जनसंघ ही बनाएंगे, और नहीं बनाते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वो भारतीय जनता पार्टी बना लेते हैं।
जनता पार्टी के आगे ही भारतीय शब्द लगा देते हैं, बना लेते हैं और भारतीय जनसंघ प्रोफेसर बलराज माधोक बनाते हैं। मतलब जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा, अपने पार्टी को भी त्याग दिया, अपने सिंबल को भी त्याग दिया। इससे अच्छा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात। जी देखिए, अगर आप जनसंघ की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक की बात करें, बीजेपी के कोर एजेंडे रहे, वो कोर एजेंडे आज तक समाप्त नहीं हुए। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे मस्जिद का मुद्दा बाद में आया हो, लेकिन हम देखें कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, बीजेपी की ये बातें जनसंघ के जमाने से चली हैं। कश्मीर में 370 का मुद्दा, बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी ही नारे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है। हम उसके बाद बात करें, आपका यूसीसी का मुद्दा हो, जो कोर एजेंडे हैं जनसंघ से लेकर आज बीजेपी के पास वही चलिए एजेंडे ठीक है, हैं। इतिहास से बाहर निकलकर वर्तमान पर आते ना, वर्तमान पर आइए। जो स्थिति बनी हुई है, जो बीजेपी के घर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये राज जी और रविंद्र जी ज्यादा मजे ले रहे हैं या वाकई में रायता फैल चुका है या फिर समेट लिया बीजेपी ने? नहीं, मामला समेटा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली रही है। कभी भी कोई ऐसी बातें हुई तो बीजेपी का पूरी कार्यशैली को देखिए। आपके आडवाणी जी की बात करें, जोशी जी की बात करें, ज्यादा इतिहास में जा रहे हैं। अब रिसेंटली हम बात करें, क्या कोई विद्रोही हुआ संगठन के प्रति? नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से मिलाकर परिवार में जिस प्रकार से होता है। राज जी यानी निपुण जी जो समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला कल्चर नहीं है, कुल मिलाकर यही है, क्योंकि जो कांग्रेस में चलता है वो यहाँ नहीं होता, यहाँ अनुशासन का डंडा चल जाता है तुरंत। इन्होंने एक दो बात तो बिल्कुल बहुत गलत कही कि जनसंघ के जमाने से राम मंदिर का मुद्दा था। मुझे तो याद नहीं भैया, कल दिखा देना, परसों दिखा देना भाई साहब। मेरा मानना मैं कह दूं, विश्लेषक साहब है, कहने दो थोड़ा। अरे हमारी जुबान राजेश भाई को ही पकड़ने देना। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर जहां तक याद है, मैं 2% गलत हो जाऊं तो क्षमा का प्रार्थी हूं। शायद जब तक भी राम मंदिर इनके एजेंडा में नहीं था, जब तक आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी। राज्य आज विषय वो नहीं है। आप लोग कहाँ बार बार जो है राम मंदिर इतिहास के पन्नों में, कभी रविंद्र जी, कभी आप वर्तमान में रहिए ना सर। उन्होंने कहा कि अनुशासन के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी हमेशा 20 साबित हुई है और अनुशासन का डंडा चलाने में देर नहीं लगती, और कांग्रेस में कमी रही है। वो ये बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। वो आपने उसका नहीं, हमारे यहाँ हर नेता सॉफ्ट तरीके से बोलेगा, और अगर कुछ बोल भी जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार है क्या है, हर बार आदमी यही कहता है पार्टी पार्टी पार्टी। अगर मैं भी कोई बात कहता हूं तो वो भी महत्व है, विधायक भी कहते हैं उनका महत्व है, लेकिन बाद में सब सबसाइड कर लेते हैं अगले दिन कि भाई बताओ कैसे क्या है। बीजेपी में कमी चली, इन्होंने जैसे, एक मिनट मैं कह दूं, जैसे एक बिल्ला घर में पालो, उसे आप मारो भाग जाएगा, वो प्यार करता है, लेकिन जब वो दरवाजे खिड़की बंद करके मारोगे उसे तो वो गिला पकड़ लेगा, क्योंकि उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चाहिए जीने के लिए। ठीक इसी प्रकार सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि एक शख्स कमजोर हो, बहुत तरसा रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आके जी आ रहा हूं आपके पास। राज्य का जो विश्लेषण है बहुत सुंदर उन्होंने करने का प्रयास किया, अपनी भाषा में करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया किस प्रकार से वो विश्लेषण कर रहे हैं बीजेपी का। हम जब कांग्रेस को देखते हैं, क्या ये वही कांग्रेस है जो 1885 बनी? नहीं। क्या ये वही कांग्रेस है जो आजादी के बाद जिसका नेतृत्व नेहरू जी ने किया? नहीं। हम देखें इंदिरा गांधी जी के सबसे 2 टुकड़े कांग्रेस हो गए, नरसिंह राव जी की क्या तीनों देखी। अब और भी चीजों की बात करें, हम और भी नेताओं की बात करें, नरसिंह राव जी की तो क्या बुलाया ऐसी थी, और हम देखें उसके बाद कांग्रेस। ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, दोबारा से करेक्ट करते हैं आपको, लेकिन आज सारे इतिहास में जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान पे बात करिए ना। यहां पे आते हैं वर्तमान पर। राजेश जी, आपने कहा आपके यहां सब कुछ ऑल इज वेल है ना? तो हाँ, सब कुछ। ये रविंद्र जी और राज जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ एक ही पदस्थाई होता है और वो है कार्यकर्ता का पद। संगठनात्मक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरी बात, आप पूरा मौका आपको मैं आपको 4 प्रकरण बताता हूं। छोड़िए अभी यूपी से बाहर निकलते हैं। यूपी में क्योंकि पूरा का पूरा सब कह रहे यूपी से बाहर निकलते हैं। आपने एक नारा दिया था, 4 उदाहरण दूंगा मैं आपको, 4 एक एक करके। पहला उदाहरण आपने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपके एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सुना होगा बयान आपने, बंद करो सबका साथ सबका विकास। सुना आपने?
शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे थे? नहीं बिल्कुल सुना है मैंने तिलक जी। क्या कह रहे थे वो? मैं थोड़ी कांग्रेस की तरह कहूंगा कि मैंने नहीं सुना। नहीं, क्या कह रहे थे? बिल्कुल सुना। बंद करो सबका साथ सबका विकास। और नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। देखिए तिलक जी क्या होता है, वो भी सार्वजनिक मंच से ऐलान कर रहे हैं। मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए तिलक जी क्या होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 सालों से सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। ठीक। और ऐसा नहीं है कि लोग भले ही ठप्पा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये केवल हिंदुओं की राजनीति करती है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो मैं तो कहता हूं कि मैं भाई केवल हम तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका, इस मूल मंत्र पे हम काम करते हैं। और चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। और वो अपना दर्द ये बयां कर रहे थे कि जब ऐसे मोहल्ले में जहां पे अगर 500 घर और प्रधानमंत्री आवास से अगर मुस्लिम समाज को मिलता है और वहां पे एक भी वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता, तो वो दर्द अपना बयां कर रहे थे। उसके बाद उनका दर्द जायज है। तिलक जी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। तो इसका मतलब आप संविधान क्या है? संविधान की कसम खाते लेकिन संविधान को नहीं मानते। नहीं मैं अरे अगर नहीं मानते तो 500 जिन्होंने वोट नहीं दिया आप उनका विकास नहीं करोगे, आप ये कह रहे हो? इसलिए मैं कहाँ कर, फिर वही बात मैं कर रहा हूं। भाजपा के बीजेपी के एक सबसे बड़े नेता और आपके एक नेता अपने शीर्ष नेता के नेतृत्व के नारे को नकार रहे, वो भी सरेआम मंच से। आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज करें। तिलक जी नहीं तिलक जी, फिर मैं देखिए तो पूरा बोलने दीजिए, आधा थोड़ी बात पे आप अटका देते हैं। मैंने कहा कि वो अपना दर्द बयां कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भाई जब सारी सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं, हम उनको दिल से दिल मिलाना चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ दिल से दिल मिला करके भारत के विकास में 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें सहयोग करें। तो ऐसी क्या चीज है कि आप धर्म के नाम पे, आप बाकी चीजों के नाम पे आप संविधान के ऊपर धर्म को रखते हैं, आप संविधान के ऊपर शरीयत को रखते हैं। आप कह रहे हो बिल्कुल जायज बोल रहे थे और आप तो नहीं बोलोगे सबका साथ। देखिए तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना दर्द बयान कर रहे थे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आप तो नहीं बोलोगे? आप नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? मैं अभी तो आप कह रहे हो कि वो दर्द बिल्कुल जायज है। नहीं वो देखिए संवैधानिक बात है और हमारे बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब हम विकास करते हैं तो हम नहीं देखते कि कौन किस धर्म का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन विकास नहीं करेंगे। नहीं मैं फिर देखिए तिलक जी, दो बातें हैं पूरी, देखिए बात पूरी समझिए या तो बीच में टोका टकी न करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं विकास करूंगा, उन्होंने वोट नहीं दिया उसके बावजूद भी मैं विकास करूंगा। हम सरकार में है तो संविधान के अनुसार चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है वो शुरू करिए। लेकिन मैं फिर दोबारा कराऊं, दूसरा उदाहरण, मैं दोबारा कराऊं, दूसरा उदाहरण। एक मिनट अभी एक दूसरा उदाहरण सर, अब 4 उदाहरण एक एक करके सुन लेते हैं। जब एक भी वोट मुस्लिम समाज का उस जगह नहीं मिलता जहां पे हमने 500 आवास दिया है तो दर्द होता है। उस दर्द को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरेआम मन से कहोगे कि हमें जो है अल्पसंख्यक मोर्चा को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। दो बातें हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं उनका विकास नहीं करो, फिर भी विकास करूंगा, लेकिन दर्द है मुझे, ये भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, एक मिनट, क्योंकि अभी ये राज्य में जानता हूं इस पूरे विषय को लेकर अभी बवाल काटेंगे, उससे पहले मैं दूसरे विषय पर आऊं। दूसरा विषय, आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्री सरेआम मंच से जो बातें बोल रहे हैं, जैसे कि तीरथ सिंह रावत, आदेश थोपो मत, कल आप यहां हैं, कल वहां होंगे, परसों यहां मैं था और कल वहां, कुछ इस टाइप का। मैंने सुना है, पूरा बयान मैंने सुना है तिलक जी, और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा, और अब ताजा उदाहरण आप देखिए। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तीसरे पंक्ति में बैठे थे, वो सब पहले पंक्ति में आ गए, कब सीएम बन गए किसी ने जाना क्या? अभी भजनलाल शर्मा को देख ले, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने तीसरे पंक्ति में। तो मैंने कहा ना कि ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आप जानते हो फैसले थोपने की बात क्यों कह रहे थे? फैसले थोपने की बात पता क्यों कह रहे थे? आपने मंगलौर के अंदर एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा और आप चुनाव आ रहे। आप अब उसमें बातें घुसा दीजिए। मीडिया, भाई आप मीडिया के लोग हैं, आप कुछ भी कहीं से भी उठा लाते हैं। तीसरा प्रकरण मैं जो कर रहा हूँ, तीसरा प्रकरण, 1 मिनट नहीं, 5 सेकंड तिलक जी। तीरथ रावत साहब जी ने जो कहा
उन्होंने सीधा यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही पद स्थायी होता है, तो वो कार्यकर्ता का पद है। तीसरा पंक्ति का व्यक्ति पहले पंक्ति में आ सकता है, पहले का तीसरा में जा सकता है। तीसरी बड़ी बात, माननीय विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री एक और, पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए, केदारनाथ मत हारना। नहीं, मैं देखिए तिलक जी, अयोध्या में जीता हूं, फैजाबाद लोकसभा में हारा हूं, आप पता कर लीजिए। नहीं, नैरेटिव की बात कर रहा हूं, वो नैरेटिव की बात कर रहे थे मंच से खड़े होकर, कह रहे हैं केदारनाथ मत हारना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तिलक जी, मैं तो पूरा विश्लेषण किया हूं ना, मुझे तो मालूम है ना कि अयोध्या में जीता हूं। जो भी कहता है कि अयोध्या में हारा हूं, बिल्कुल गलत कहता है। सर, अब आप कहेंगे 5 सीटें थी फैजाबाद में, अयोध्या में जीत गए, और 4 वोट थी वो हम हार गए, लेकिन हम फैजाबाद हार। भगवान राम का मंदिर जिस विधानसभा में बना है, वो विधानसभा में जीता हूं। फैजाबाद लोकसभा में हारा। अच्छा, ये केदारनाथ, अब आपके और मेरे दलील देने से कुछ नहीं होगा ना, मामला तो आप पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं है कि केदारनाथ में पहली बार हारा, उसके पहले ही मैं आ रहा हूं, और मैं आपके दूसरी बार बता रहा हूं। मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं तिलक जी कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार गया, तो यही विपक्ष के लोग इतना प्रोपेगेंडा बनाए, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हो गए। अच्छा, ये चौथा मामला आने वाली है, रत्नाकर मिश्रा है भाजपा के विधायक, तो किसी को सांस नहीं निकल रही थी। अच्छा, चौथा मामला, अभी लिस्ट लंबी है, 1 मिनट रखने राजेश जी, लिस्ट लंबी है, आराम से जवाब मैं दे दूं। रविंद्र जी ने एक प्रश्न किया था, अभी जवाब नहीं दे दो, अभी नहीं, वो ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बाद में उनसे कर लीजिए। 2 सेकंड तिलक जी। रविंद्र जी पता नहीं कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ करके आए हैं, वो कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पार्टी बन गए। अब उनको कौन समझाए कि 37 बड़ा होता है कि 240 बड़ा होता है, और ये इंडिया गठबंधन कर रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हो गया। अरे अभी आप 99 के चक्कर में कांग्रेस घूम रही है, 14 के बाद कर पाए तीसरी बार। राजेश भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको ये उपलब्धि मिली है, लगातार तीसरी बार बात करो। चौथी बात, 1 मिनट राजी, 1 मिनट, आप विषय को भटका रहे हैं राजेश जी, आप विषय को भटका रहे हैं राजेश जी। चौथे प्रकरण पे आ रहा हूँ, चौथे प्रकरण पे जी। आपके भाजपा के विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा। हाँ, वो मेरे क्षेत्र के हैं। मैं वो भी दिल जले निकले, आपके क्षेत्र के, मालूम है क्या कह रहे हैं? सुना आपने? मैं तो इतना जानता हूं कि मिर्जापुर में अधिकारी बिल्कुल टाइट होकर के काम कर रहे हैं, जितनी भी समस्याएं आती है उसका निस्तारण। तो ये झूठ बोल रहे हैं विधायक आपके? नहीं, मैं विधायक जी से बात करूंगा कि भाई उनको कहाँ समस्या आई। वो खुलेआम बता रहे हैं, अफसर इन्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं भाई परेशान कर रहे हैं तो वो अभी हमारे देखिए नॉर्म्स में नहीं आया, मेरे नॉर्म में नहीं है वो चीजें। मैं विधायक जी से बात करूंगा कि कहाँ पे समस्या आई, क्या बात है। सब कुछ अभी भी ऑल इज वेल है? नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी ऐतिहासिक जीत दिया है। ठीक, तो अगर ऑल इज वेल नहीं होता, देखा आपने राज्य, वो कह रहे सब कुछ ऑल इज वेल है। 2022 में इनका जो बैल है वो कुआं है, जनता सब कुछ कुएं में है, ये सही कह रहे हैं। इनका बैल वो है कुआं, ऑल इन बैल, झूठ बोल रहे हो। और एक और बात बता दूं आपको, आपने जो भगवान हमारे सनातनी धर्म का जितना आपने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं। अभी आपने एक बात बोली थी, इसमें तो जवाब आपका एक मिनट आप सुन लो, हमने आपकी बात का इस बात का विरोध नहीं करते, तो ही नहीं है। हम आपको हिंदुओं का पक्ष नहीं मानते। हमारा विरोध ये है कि आप अंदर अंदर सनातन धर्म के लिए हो, सनातनी धर्म को काटते जा रहे हो, सनातन धर्म के नोनिया आपकी जिंदगी खत्म करते जा रहे हो। ये हमारा विरोध है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता राजेश भाई। आने वाले नौनिहाल आपको माफ नहीं करेंगे। आपने टीका लगाया, आपको आने वाले संतानों की कसम। हमारा विरोध है कि आप हिंदू धर्म के लिए दीमक बन के काम कर रहे हो। आप अंदर अंदर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो, सनातन धर्म की नौकरियां खा रहे हो, सनातन धर्म का रिजर्वेशन खा रहे हो, सनातन धर्म की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हो। ये हमारा दर्द है, इसलिए हमारा विरोध है। वो बयान जरा दिखाइए इनके इंडिया गठबंधन के नेताओं का। चलो इंडिया तो बोला, समाप्त कर दिया जाएगा, कम से कम आप सुधरे तो। अरे भाई, इंडिया तो बोला,
जनता अभी को तो भ्रमित देखो मत क्या क्या करिए। बोलो। कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। यही एक बार समझा- आपने संविधान का मौर्य जी समझा रहे थे। नारा दे मौर्य जी जनता कह रहे को थे। भ्रमित किया, जनता समझ उनके गई आपकी- फिर एक योगी जी ने कहा- मिनट रविंद्र जी, अगर इनके घर में खटपट चल रही है जैसे आप कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप खिलाल पुलाव पका रहे हैं, कुछ इस टाइप का मामला है जिसकी महक आपको ही महसूस हो रही है, बाकी किसी को नहीं, तो फिर ये 10 सीटों पर उपचुनाव, क्योंकि अगर ये आपके मुताबिक कमजोर हो चुके हैं तो ये 10 के 10 सीटों पर चुनाव हार जाएंगे नहीं? ठीक बात है जो आपने कहा, जो हम ये लोग हम तो लोग क्यों ना ये चैलेंज कबूल हो जाए ये इस बात को लेकर? हाँ, वो तो उसको चैलेंज इनको देना है जो ख्याली नहीं दे चुके हैं, ये कह रहे हैं कि आप कह रहे विवाद हो रहा है, वहां योगी जी समीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 30-30 मंत्रियों के साथ 10 सीटों पर उपचुनाव की। अब योगी जी का तो परफॉर्मेंस, योगी जी तो भस्मासुर बने हैं बीजेपी के लिए। अच्छा, तभी तो बार बार जीत रहे हैं चुनाव ये। 19 में 17 सीटें हरा दिया, उसके बाद में 21 में पंचायत चुनाव होता है 30 सीटें हरा दिया, 22 में विधानसभा चुनाव होता है 57 तो 2012 से 24 तक समाजवादी पार्टी के लिए कौन भस्मासुर था? समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर कोई नहीं था। कोई नहीं था? नहीं, मैं बता रहा अच्छा, हूँ। तभी पार्टी हार रही थी बार बार। हाँ, एक कालनेमी आए थे उन्माद का चद्दर ओढ़ के। हाँ। तो उन कालनेमियों का उन्माद का बुखार उतर रहा है। एक प्रश्न पूछा है आपने। नहीं, मैं ये तो जो- उसी प्रश्न पर हूं, 2012 से 24 तक किसकी वजह से हार रहे थे आप? बता दिया मैंने। एक कालनेमी लोग आए थे चद्दर ओढ़ के उन्माद का, तो उन्माद का चद्दर उतर रहा है, तो हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पुलाव 10 की बात साल कर रहे थे 10 आप। साल हो, ठीक। पुलाव के महक की बात कर रहे थे। हाँ। तो उस पुलाव के महक हम तक भी आई, मोहन भागवत जी तक भी गई, केशव मौर्य जी तक भी गई, नहीं, मोती केशव सिंह जी ने भी क्या तक गलत गई, बोला कि सरकार से बड़ा संगठन होता है? मोती सिंह जी भी तक गई, संजीव बालियान तक गई, संगीत सोम तक गई, सुनील भराला तक गई, सुब्रत पाठक तक गई। तो ये जो ख्याली पुलाव था उसका महक इन सब ठीक, लोगों राजेश तक जी गई। जवाब देंगे। राजेश जी, हाँ, आपके एक और मंत्री ने भी लिखा है ये बात तो, है ना, कि वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। सुनील भराला ने कहा। तिलक जी सुनील जी ने लिखा है इस्तीफा दो प्रदेश अध्यक्ष। देखा आपने वो? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। तिलक जी, अभी रविंद्र भाई ने कहा कि कालनेमी का नाम लिया। भाई, कालनेमी की पूरा इतिहास भी इनको जानना चाहिए कि कालनेमी बार बार अपना ड्रेस भी चेंज कर रहा था। कभी वो राक्षसी ड्रेस में आ जाता था और कभी भगवा ड्रेस में आ जाता था। तब जाकर के जो है कि कालनेमी जो हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। तो आप देखिए ना कि कौन जैकेट के ऊपर रुद्राक्ष का माला पहनता है, कौन चुनाव के समय भगवा धारण कर करके मंदिर जाता है। आदरणीय योगी नाथ जी तो बचपन से भगवा धारण किए हुए हैं। तो कालनेमी कौन है? अरे भाई, राहुल जी को मना करिए ना कि जो बार बार जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में तो बार बार ये जो है भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, मंदिर घूमने लगते हैं और ये अखिलेश जी को भगवान श्री कृष्ण के सपने आने लगते हैं। तो ऐसे लोग कालनेमी होते हैं जो समाज पे जल्दी से रविंद्र को जवाब दीजिए, फिर निपुण जी को वक्त। इन्होंने बहुत सही कहा, राजेश जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। कालनेमी बार बार ड्रेस बदलता है, तो एक रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा ड्रेस बदले हैं। योगी जी कह रहे हैं बचपन से भगवा ड्रेस पहनते हैं। योगी जी 23 साल तक उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ा है, पैंट शर्ट पहन के हाफ पहन के घूमा करते थे। ये दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से गलत कही है इन्होंने। तो उस कालनेमी का नाम जो सबसे ज्यादा ड्रेस बदला है उसका तिलक जी उनसे पूछिए कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब भगवा ड्रेस पहना उसके बाद क्या चेंज किया, क्या ऐसा किया क्या उन्होंने कि मंदिर में जाते हैं? बेल्ट मत जाइए, ठीक, कम से कम भगवा का सम्मान करिए। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा, चाहे किसी ने भी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भगवत की बेइज्जती करते हैं। एक मिनट, राज्य प्लीज, गलत हो गए बात। राज्य प्लीज, मैं आप सबको कह रहा हूं, ठीक। बारे शर्मा साहब, और अगर मन करे कभी तो मन करे तो राम मंदिर होगा और चुनाव खत्म हो गया। निपुण जी रहेंगे अब। निपुण जी, भगवान राम की महिमा का वर्णन करने लगे हैं। निपुण जी, एक मिनट, मुझसे बड़ा पुजारी हो, वाह भाई वाह, कितनी बार में आप लोगों ने हलफनामा दिया कि भगवान राम का कोई घर में मुझे दिखाओ। एक बात, मंदिर बनने में रोना बने रहे। मैं एक बात समझ रहा के लोग के बयान आ रहे हैं। अब निपुण जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज बहुत देर से वेट करें। निपुण जी, ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्रिप्ट एक जैसी ही दिखाई दे रही है, बस चेहरे बदल रहे हैं और डायलॉग डिलीवरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है?
नहीं देखिए, राजनीति में सब बातें संभव है। और देखिए, जब भी कभी इस प्रकार के चुनाव परिणाम आए, देखिए बीजेपी को इस बार उम्मीदें थी कि भाई 400 प्लस की उम्मीद तो खैर हम भी नहीं लेके चल रहे थे और खुद बीजेपी को भी नहीं थी, लेकिन इतना था कि एक क्लियर मेजोरिटी के साथ जो होना चाहिए वो बीजेपी बनने वाली है। तो परिणाम निराशाजनक रहे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिणाम तो वो निराशाजनक रहे। तो इसमें मंथन होना है, इसमें बिल्कुल सही बात। वही कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को लेकर बार बार 6 साल से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, और फिर अफवाहों का दौर, और हर जो है 6 महीने में 10-15 दिन ऐसे होते हैं जहां ये अफवाहें चलती हैं, है ना? वो हमेशा आप जब से और जिस शख्स को लेकर है वो बिल्कुल जो है समीक्षा बैठ के चल रही है, ऊर्जा विभाग की, राजस्व विभाग की, उपचुनाव को लेकर तैयारी हो रही है, ना दिल्ली की दौड़ और ना ही कोई राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। तो फिर ये ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? नहीं, बिल्कुल ये समझे मैंने कहा, राजनीति में कुछ भी संभव है, उस प्रकार की चीजें हो भी सकती हैं। एक इस प्रकार का ह्यूमर हो सकता है, बीजेपी ने खुद ही विपक्ष को उलझाने का प्रयास किया हो ताकि उनको और मुद्दों पे ध्यान ना हो और वो इसी खिचड़ी में पक के अपना शांत हो जाएं। और खुद हो सकता है कि विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की चीजें की गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि की बात से मुझे कह रहे हैं आप लोगों को उलझाने के लिए बीजेपी हो सकता है चाल चल रही हो। नहीं, एक बात तो मैं कहूं, ये बात भी हो सकती है क्योंकि ये बहरूपिया जनता पार्टी है, ये बहरूपिया जनता पार्टी है। रविंद्र भाई, ये भी समझने की बात है, ये बहरूप बदल लेते हैं, ये वो काल्पनिक एक चेहरा है जो समय को देख के अपना चेहरा बदल लेते हैं, इनको आने में अपनों की हत्या कर देते हैं। निपुण जी रहेंगे, एक मिनट निपुण जी रहेंगे। राज जी ने देखो कितना अच्छा शब्द बोला, काल्पनिक। ये वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो काल्पनिक राम जी को भी मानते हैं। इन्होंने पूरा एफिडेविट दिया था, इसको नकार नहीं सकते। कांग्रेस अगर नकारती है तो मेरे पास उसका प्रमाण नहीं। आपको ये प्रोग्राम बना रहे, राज जी कह रहे हैं कि हम अपने नेता को चिट्ठी लिखेंगे, कम से कम आप अयोध्या आ जाए। मैं वो कह रहा हूँ कि काल्पनिक शब्द दिमाग में, आप मुझे विश्लेषक महोदय, अगर आप मुझे वो लेटर दिखा दोगे तो कांग्रेस पार्टी के टैग में लिखा होगा आपकी गुलामी कर जाऊंगा या आप मेरी गुलामी कर जाना, वो लेटर दिखा देना मुझे, फोटोकॉपी। मैं भी पंडित हूं, आप कांग्रेस के पैड पे कोर्ट से वो लेटर निकाल के दिखाना कि जब राम को काल्पनिक कहा, या तो मैं आपकी गुलामी करूंगा या आप मेरी गुलामी करना। ये भी ओपन चैलेंज है। राजी, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैं आपको भिजवाऊंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको भिजवाऊंगा। मैं आज ही दूंगा, अभी 20 मिनट बाद। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यानी राज्य सरकार ने कोई एफिडेविट दाखिल नहीं किया था इस तरह का? एक और मेरी बात सुनिएगा, लोग कहते हैं तरह तरह की बातें कहते हैं, राम को काल्पनिक कोई नहीं कह सकता। मैं तो राम नहीं, तो एफिडेविट किसने दाखिल किया था? वो कोई एफिडेविट मुझे दिखा दो, क्या काल्पनिक वाला? किसी ने नहीं देखा, ये चली थी जब सब लोग निकले। चलिए बात खत्म करिए, खत्म हो गई, तिलक जी को सबूत मिल जाएगा, बात खत्म। इधर उधर मत करा करिए, आप लोग गलत प्रचार प्रसार करते हैं। नहीं राज्य की जरूरत है, बात ही खत्म हो गई। अब आप लोग की झूठी बातों से देश बर्बाद हो गया, आप लोग की झूठी बातों से देश नहीं बन पाया। आपकी चुनौती स्वीकार कर ली, बात खत्म हो गई, इसमें क्या चिंता लेनी है? छोड़ो, सबूत मिल जाएगा। चलिए छोड़िए उस बात को। कुल मिला के बात यह है कि राज्य कह रहे हैं वो अपने नेता को चिट्ठी लिखेंगे कि जल्द वो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। आना भी चाहिए। राम हमारे आदर्श है। केवल राम का विषय ना सिर्फ राज्य लिखेंगे बल्कि जो है रविंद्र जी भी लिखेंगे कि अब तो कम से कम अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए। मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि आप अपने घर में पुरुषोत्तम राम की मूर्ति रख के उनकी पूजा करा करो। आप राम भगवान के द्वारा। रविंद्र जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट जो है हम जो है बीजेपी से लेंगे और बीजेपी के राजेश जी फाइनल कमेंट देंगे। लेकिन रविंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसलिए इसके पीछे की असली वजह नरेंद्र मोदी जी की जो अहंकार था और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे जो वर्चस्व स्थापित करने का मंशा थी, असली वजह वही थी। अपने लिए उम्मीदें खोज रहे हैं आप? हाँ, राजनीतिक पार्टी तो हमेशा उम्मीदें खोजती है। क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आपको इसमें? अभी 10 हमारे उपचुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तीनों में हम जीत हासिल करेंगे। तीनों में ठीक। अल्लाह ताला ने अगर ऐसा ना किया तो क्या करेंगे फिर? अगर नहीं करता है तो ईश्वर की मर्जी है,
लेकिन ईश्वर ने नहीं तो हमको फिर क्या मानेंगे फिर हम कि मतलब जो आप नैरेटिव सेट कर रहे थे वो सब धराशायी हो गया? तब वही मानिएगा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 9 राज्यों में है। हाँ। तो उसके लिए जो निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए वही निष्कर्ष हम लोग के लिए भी निकाला जाए। ठीक है, ठीक। फाइनल कमेंट आपसे मेरा, राजेश जी, ये क्या वाकई में यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं? नहीं देखिए तिलक जी, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्या बदलना चाहिए? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक और संस्थात्मक पार्टी है। तो फिर उनके इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? आप ही के नेता मांग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जनता ने तीसरी बार इनको विपक्ष में बैठाया है, और तीसरी बार जब ये विपक्ष में बैठे हैं उसके बाद भी इतना उत्साहित। क्या इससे पहले कभी आपको इस तरह के स्वर सुनाई दिए बीजेपी के अंदर? भगवान श्री राम से राजेश जी, प्रार्थना करूंगा कि ये खुशी इनको बार बार दे। नहीं वो ठीक है आपकी बात, कब तक दे? 2047 तक। नहीं किसके नसीब में क्या है वो तो आप ही नहीं जानते, मैं अभी नहीं जानता। राजेश जी सुनिए मेरी बात, क्या आपने कभी इससे पहले ऐसे स्वर सुनाई दिया आपको बीजेपी के अंदर, या खुलेआम नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो? नहीं, ये तीसरी बार विपक्ष में बैठने के बाद भले चिंतन मैं आपकी बात कर रहा हूं सर। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार चिंतन मंथन होती रहती है। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि इस बार जो समुद्र मंथन आपने किया उसमें विष ज्यादा निकला और कोई पीने को तैयार नहीं? मैं बता रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में ये बात सत्य है कि अपेक्षा के अनुरूप हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, उसी पे हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये बात में कोई भाई पूरी जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में हमको 80 की 80 सीट की उम्मीद थी आने की, जिस प्रकार विकास हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने जो है कि वो ध्रुवीकरण किया, वो जिहाद टाइप का वहां पे मामला चला, जिसके कारण हमारी सीटें कुछ कम आई। उसमें चिंतन मंथन चल रहा है। और ये कांग्रेस जो अंग्रेज में एक पार्टी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सियासत का जो खेल चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और है या हकीकत कुछ और है, ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत, विपक्ष खास तौर पर इस पर चटकारे जरूर ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।